बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन की जानिब से जो जियो न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार बाबर सत्तार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई है। क्या इस अपॉइंटमेंट को, इस अप्रूवल को अब किसी जगह पे रोका जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है? इसके साथ साथ इसी खबर में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या होता है, नॉमिनेशन किसकी जानिब से की जाती हैं, और जजेस की अपॉइंटमेंट का जो जुडिशल कमीशन है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, कितने मेंबरान होते हैं जुडिशल कमीशन के, और हुकूमत के कितने लोग जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते हैं। ये सारी तफसीलात इसी खबर में आगे चल के आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से। तीसरी खबर में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान को भी तलब करने का इंदिया दिया है। जिस मुकदमे की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को तलब करने का इशारा दिया है, उस मुकदमे की समाअत के दौरान आज खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी अदालती कटहरे में खड़ी हुई दिखाई दी। तो ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारी टॉप स्टोरी है कि बाबर सत्तार की जो आज अपॉइंटमेंट की गई है, जो रिकमेंडेशन की गई है हाई कोर्ट के जज के हवाले से, क्या इस अपॉइंटमेंट को अब किसी जगह पे रिजेक्ट किया जा सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या होता है? नाज़रीन, ये बड़ा टेक्निकल सा इशू है। मैं बड़ा आहिस्तगी के साथ ठहर ठहर के ये आप नाज़रीन को समझाने की कोशिश करूंगा। बाबर सत्तार की अपॉइंटमेंट कैसे रुक सकती है, जब मैं तरीकाकार बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट का मैकेनिज्म क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप नाज़रीन को समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो जजेस की अपॉइंटमेंट का जुडिशल कमीशन होता है, इस जुडिशल कमीशन का सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी को जज अपॉइंट करना हो या बतौर जज एलिवेट करना हो किसी हाई कोर्ट से, तो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन कुछ इस तरह से होती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जुडिशल कमीशन के सरबराह होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते हैं। मौजूदा जुडिशल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर जज शामिल हैं जुडिशल कमीशन में, उसमें जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमरताब बंदियाल, जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल हैं जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा है। इसके साथ साथ एक रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्हें भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाता है। अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते हैं। इसके साथ साथ एक वकील को भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाता है, लेकिन इस जो वकील की जो नॉमिनेशन की जाती है ये पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से की जाती है। तो ये मेंबरान होते हैं जुडिशल कमीशन के जो सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट करने के हवाले से उनके नामों पर गौर करते हैं। लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट करना हो, जैसे आज जुडिशल कमीशन की जानिब से बाबर सत्तार को और जहांगीरी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज लगाने की मंजूरी दी गई है, तारिक जहांगीरी साहब को, तो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन तब्दील हो जाती है। जो जुडिशल कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर होते हैं तो वो तो अपनी जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन एडिशनल लोगों को जुडिशल कमीशन का हिस्सा बना दिया जाता है जब किसी हाई कोर्ट में किसी शख्स को, किसी वकील को बतौर जज अपॉइंट करना हो। तो जब हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले पर गौर किया जाता है तो मुतलका हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, जैसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस लगाने की रिकमेंडेशन की गई है, मंजूरी नहीं बल्कि रिकमेंडेशन की गई है। इसका आगे क्या प्रोसेस है वो आगे चल के आप नाज़रीन के साथ में शेयर करता हूं। तो मुतलका हाई कोर्ट का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे जस्टिस अथर मिनल्ला, वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सीनियर जज हैं जस्टिस आमिर फारूक, वो भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा थे। इसी तरह से एक और वकील जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नॉमिनी था वो भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा था। तो ये जुडिशल कमीशन की नॉमिनेशन है। लेकिन अगर लाहौर हाई कोर्ट में, कराची हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में या बलूचिस्तान हाई कोर्ट में या पेशावर हाई कोर्ट में किसी को जज लगाना हो तो वजीर कानून की जगह जो मुतलका हाई कोर्ट्स होती हैं, जो मुतलका सूबा होता है, उसके वजीर कानून को भी शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ वहाँ के जो मुतलका बार कौंसिल होती है उसका एक नॉमिनी भी जुडिशल कमीशन में शामिल कर लिया जाता है। तो ये तो होगी कंपोजिशन। लेकिन नॉमिनेशन जो की जाती है, जैसे आज बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी साहब के नाम पर गौर किया गया, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी गई है। हतमी मंजूरी तो
पार्लिमानी कमेटी देगी। पार्लिमानी कमेटी के हवाले से भी आगे चल के आप नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन ये नॉमिनेशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से जुडिशल कमीशन को भिजवाई गई थी। जुडिशल कमीशन का इजलास होने से पहले 2 ज़ैली कमेटियां होती हैं जो नॉमिनेशंस की जाती हैं जजेस की, उनके नामों पर गौर करती हैं और गौर करने के बाद फिर मामला जुडिशल कमीशन में आता है। तो आज जो जुडिशल कमीशन की जानिब से बाबर सत्तार और तारिक जंगीरी के नाम की उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दी गई है। एडहॉक जज नहीं बल्कि एडिशनल जज बनाने की मंजूरी दी गई है। 1 साल के लिए 1 साल की ये अपॉइंटमेंट होती है। 1 साल के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा ये गौर करता है कि क्या इन लोगों को हाई कोर्ट का मुस्तकिल जज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये फैसला फिर 1 साल के बाद किया जाता है। तो आज जो रिकमेंडेशन की गई है जुडिशल कमीशन की जानिब से, ये पार्लिमानी कमेटी को भिजवाई गई है। पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की इन सिफारिशात पर गौर करेगी और पार्लिमानी कमेटी इन रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकती है, लेकिन उसके भी कुछ सर्टन पैरामीटर्स हैं। जो पार्लिमानी कमेटी होती है उसके मेंबरान 8 होते हैं। 2 मेंबर जो है वो जो हुकूमत होती है उसके कौमी असम्बली के लिए जाते हैं, 2 मेंबर जो है हुकूमत के सेनेट से लिए जाते हैं और 4 मेंबर जो है वो अपोजिशन के पार्लिमानी कमेटी में शामिल किए जाते हैं। 2 सेनेट से होते हैं, 2 कौमी असम्बली से होते हैं। तो 8 अरकान पर मुश्तमिल ये पार्लिमानी कमेटी होती है जो जुडिशल कमीशन की किसी भी नॉमिनेशन को, किसी भी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन ये रिजेक्शन जो है ये उसकी जुडिशल एक्सपर्टीज पर नहीं होती, बल्कि उस नॉमिनी के, उस रिकमेंडेशन के जो कैरेक्टर होता है, जो किरदार होता है, सिर्फ उसके किरदार का जायजा ले सकती हैं। उसकी जुडिशल जो एक्सपर्टीज होती हैं उसका जायजा पार्लिमानी कमेटी नहीं ले सकती। लेकिन किरदार को लेकर अगर पार्लिमानी कमेटी किसी नॉमिनेशन को, किसी रिकमेंडेशन को रिजेक्ट करती है तो उसकी रीज़न देनी होती है, उसकी वजूहात बतानी होती है, जो वज़ीर आज़म के थ्रू दोबारा से जुडिशल कमीशन के पास आती है। जुडिशल कमीशन उसका जायजा लेने के बाद फिर अपना फैसला देती है कि जो पार्लिमानी कमीशन का जो फैसला है, जो नलीफाई किया गया है, या नलीफाई तो नहीं, जो नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया गया है, ये फैसला कितना दुरुस्त है, कितना गलत है। तो फिर हतमी फैसला दोबारा से जुडिशल कमीशन का होता है। तो ये प्रोसेस होता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जज लगाने के हवाले से। तो जुडिशल कमीशन का जो कंपोजिशन है उसकी मैंने आपको बता दी, लेकिन हुकूमत के जो लोग शामिल होते हैं उसमें अटॉर्नी जनरल भी शामिल होते हैं, उसमें वजीर कानून भी शामिल होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट अगर सूबे की होगी तो वहाँ का वजीर कानून भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा होगा। मैं समझता हूँ कि जो तफसीलात मैंने आप नाज़रीन के साथ शेयर की हैं मैं अच्छी तरह से आपको समझाने में कामयाब हो पाया हूँगा। दूसरे सेगमेंट पर बात कर लेते हैं। दूसरे सेगमेंट की जैसे मैंने आपको बताया कि सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले एक सियासी जमात है हम अवाम पाकिस्तानी पार्टी के जो सरबराह है ताहिर अजीज़ खान की जानिब से मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें सदारती निज़ाम के जो फीचर्स हैं, जो खूबियाँ हैं, वो बयान की गई थी और अदालत से इस्तदा की गई थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से अवामी रेफरेंडम कराने का हुक्म दिया जाए। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इस दरख्वास्त पर कुछ एतराज़ात लगा दिए गए थे, लेकिन इन एतराज़ात के खिलाफ तारिक अजीज़ खान ने अपील दायर की थी कि ये रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात हैं बिला जवाज़ हैं, इन एतराज़ात को रिजेक्ट किया जाए और दरख्वास्त के काबिल समात होने या काबिल समात ना होने का फैसला खुली अदालत में किया जाए। तो जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपने चैम्बर में इन एतराज़ात के खिलाफ, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ तारिक अजीज़ खान की अपील पर समात की। लेकिन अपील में समात तो क्या होनी थी, बल्कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से जस्टिस उमरता बंदयाल से ये इस्तदा कर ली गई कि वो अपनी अपील के हक़ में, अपने मौक़िफ़ के हक़ में मज़ीद कुछ दस्तावेज़ात जो हैं वो अदालत के रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, तो हमें मोहलत दी जाए मज़ीद डॉक्यूमेंट्स अदालत के रिकॉर्ड पर लाने के लिए। तो जस्टिस उमरता बंदयाल ने दरख्वास्त गुजार को मज़ीद डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की मोहलत दे दी है। वहीं इस दरख्वास्त पर समात, इस अपील पर समात जो है वो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। तीसरा जो हमारा सेगमेंट था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से मुराद अली शाह को शोकास नोटिस जारी किया, उन्हें अदालत में तलब किया है, शोकास नोटिस पर उनसे तहरीरी जवाब तलब किया है, तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को भी तलब करने का इशारा दिया गया है। जिस मुकदमे की समात हो रही थी उसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि 2018 में साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब की जानिब से जो हस्पतालों में जो वेस्ट होती है, हस्पताल का जो फुजला होता है, उसे ठिकाने लगाने के मामले पर एक सोमोटो एक्शन लिया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक चीफ जस्टिस ये चाहते थे
کہ ہسپتالوں کا فضلہ جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کے لیے اس کی ٹریٹمنٹ کا ایک باقاعدہ پلانٹ ہونا چاہیے، ٹیکنیکل طریقے سے اس فضلے کو جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جو بھی ایک اردو کا لفظ ہے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کے لیے ایک باقاعدہ میکانزم ہونا چاہیے۔ تو یہ 2 سال سے کیس چل رہا تھا، آج دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوئی، چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ جسٹس اعجاز الاحسن اس بینچ کا حصہ تھے۔ جو پلانٹ لگائے جانے تھے ہسپتال کے اس فضلے کو تلف کرنے کے حوالے سے جو لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، تو جو رپورٹ پیش کی گئی خیبر پختونخوا کی جانب سے، عدالت نے اس رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا، اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے، اور عدالت نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر آئندہ اس طرح کی رپورٹ عدالت میں جمع کرائی گئی تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو عدالت میں طلب کیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ 2018 میں عدالت اس معاملے کا نوٹس لیا تھا، 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک ہسپتالوں کا جب فضلہ ہے اسے طلب کرنے کے حوالے سے جو پلانٹس لگائے جانے تھے وہ ابھی تک نہیں لگائے جا سکے۔ تو اس پر جو خیبر پختونخوا کی بیوروکریسی ہے اس کی خاصی آج سرزنش کی گئی۔ چیف جسٹس کو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شمائل بٹ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ویسٹ مینجمنٹ کے جو پلانٹ لگائے جائیں گے اس کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ 475 ملین روپے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو دے گا۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو یہ معلوم ہے، بلکہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا کا مخاطب کر کے کہا گیا کہ یہ جو آپ 475 ملین کی رقم بتا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ کتنی بڑی رقم ہے؟ اگر یہ رقم آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے مل جاتی ہے تو پورے خیبر پختونخوا کی تقدیر بدل جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ جو ہسپتالوں کے اور صنعتوں کے فضلے کو تلف کرنے کے حوالے سے جو پلانٹس لگنے ہیں یہ منصوبہ مکمل ہو پائے گا، بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جو برساتی نالے ہوتے ہیں، جو فضلہ ہوتا ہے صنعتوں کا، وہ دریاؤں میں اور برساتی نالوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، اس کی روک تھام کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ اگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہی ہم نے پیسے لینے ہیں تو 72 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، کب جا کر پاکستان میں یہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ لگیں گے؟ اگر صوبے کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہوگا تو پھر ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ نالے کھودنے کے لیے، ڈرینیج سسٹم کے لیے اب ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسہ لینے پڑیں گے؟ کس قسم کی ٹیکنالوجی اس سیوریج ڈرینیج سسٹم میں استعمال ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہ ڈرینیج سسٹم ہم خود بھی بنا سکتے ہیں، ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے یہ تو وسائل سے بھرپور صوبہ ہے، صاف پانی کا، پینے کا جو صاف پانی ہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام کو میسر نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے لے رہے ہیں تو یہ پیسے کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو ہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بلا کر پوچھیں گے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ تو جو بیوروکریسی ہے، جو متعلقہ جو وزارتیں ہیں، صوبائی جو محکمے ہیں، ان سے عدالت نے آئندہ سماعت پر مفصل رپورٹ طلب کی ہے کہ صنعتوں اور ہسپتالوں کے جو فضلہ ہوتا ہے اسے ٹھکانے لگانے کے حوالے سے، اسے طلب کرنے کے حوالے سے پیش رفت رپورٹ کے کس قسم کے پلانٹس لگائے جا رہے ہیں اور کب تک یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ اور یہ جو فضلہ طلب کرنے کے جو پلانٹس ہیں کب تک لگ جائیں گے، پازیٹیو رپورٹ، مفصل رپورٹ، جامع رپورٹ آئندہ سماعت پر ہمیں پیش کی جائے۔ تو یہ آج کی ہماری خبروں کی ڈیٹیل ہوگی، اگلی کسی ویڈیو میں کسی نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔